का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल से क्रैश कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें इंडियन ऑयल की नाम भी आता हमें नज़र आता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ब्रेंट और क्रूड के प्राइजेस की बात करें तो करीब 79 पर ब्रेंट ऑयल थे, लेकिन फिलहाल प्राइजेस 75 के करीब बनते नज़र आ रहे हैं और क्रूड के भी 74 के करीब बने हुए हैं। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगर ये 80 से अबव निकलते हैं तो अच्छी बात तो नहीं है, अगर ये और ऊपर निकलते हैं तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, और अगर ये नीचे आते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, ईरान और इजराइल में फिलहाल युद्ध है और अमेरिका भी बीच में आता नज़र आ रहा है, सो संघर्ष चलता एक नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच क्या है कि ईरान एक ऐसा उत्पादक है तेल का जो ओपेक प्लस में तीसरे नंबर पर आता है। जो ओपेक प्लस एक ग्रुप बना हुआ है, जो कि कंट्रियां हैं, जो कि देश की, जो यहाँ पर जो लोग मेन बैठते हैं, जिनमें क्रूड ऑयल पास किया जाता है, क्रूड ऑयल दिया जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो रास्ता है, यानी कि हामुर्जुन की खाड़ी पर जो रास्ता है हामुर्ज की खाड़ी का, ये ईरान से होकर के निकलता है। दैट मीन दुनिया भर में क्रूड की जो 20% सप्लाई है वो हामुर्जुन के रास्ते से होती है और ईरान की संसद ने इसे बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। सो क्रूड की कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं। पहले ही क्रूड करीब 20% तक तो उछल चुका है और निवेशकों को ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और उन कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी गिरावट हो सकती है जिनकी निर्भरता क्रूड ऑयल पर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एयरलाइन कंपनियां, पेटेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, ऑटो कंपनियां, केमिकल फर्टिलाइज कंपनियां इसके एक उदाहरण है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्रूड की कीमतों में उतार चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ता है। इसमें HPCL, BPCL और IOCL भी शामिल है और इन कंपनियों के लिए क्रूड की कीमतों में उछाल का बोझ ग्राहकों पर डालना मुमकिन नहीं है। इसका असर यह होगा कि इनका मार्जिन काफी घट जाएगा। मार्जिन यानी कि अगर मान लो पेट्रोल पर लीटर इन्होंने 2 रुपये, 2.5 रुपये बचते हैं, 3 रुपये बचते हैं डीजल पर, तो वो क्या होगा, कम होंगे। तो इससे कंपनियां लॉस तक में भी आ सकती हैं। ऐसा हुआ तो शेयरों में तेज गिरावट भी आएगी, ऐसा यहां पर देखा गया है, सुना गया है। लेकिन होगा क्या, वो मार्केट एक्चुअल में तय करेगी। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट है कि कहीं ना कहीं कंपनियों का मार्जिन जरूर कम होता नजर आ सकता है। पेटेंट कंपनियां भी यहाँ पर, जैसे बर्जर पेंट, एशियन पेंट, इनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऑटो कंपनियां टाटा मोटर, हुंडई मोटर, आइशर मोटर, मारुति सुजुकी, इनसे भी क्रूड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब पेट्रोल मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय, यानी कि चारों ने मिलकर क्रूड ऑयल की कीमतों पर नजर रखी हुई है और सप्लाई में आने वाली किसी दिक्कत से निपटने के लिए रणनीति भी ऑलरेडी बनती नजर आ रही है। और एडजस्टमेंट के बाद यह कहा गया है कि अभी फिलहाल हमें कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 3 हफ्ते का स्टॉक है, यानी कि करीब करीब 22 से 25 दिन का स्टॉक यहां पर बताया जा रहा है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज़ बंद होता है तो क्या होगा। तो देश में रोजाना 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत होती है और इससे 1.5 से 2 मिलियन बैरल की सप्लाई स्टेट ऑफ होर्मुज़ से होती है। तो दैट मीन सरकार की जो नीति है, अगर स्टेट ऑफ होर्मुज़ बंद होता है तो दूसरे रास्तों से तेल लाने के तरीके तलाशे जाएंगे और एशिया यानी कि रशिया, अमेरिका और ब्राजील से अभी से ही संपर्क करना शुरू कर दिया है। अब इन देशों से तेल लेने की कोशिश की जाएगी। ये यहां पर पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन 3 हफ्ते समझें तो अभी 3 हफ्ते पड़े हैं, कंपनियों के पास ऑलरेडी क्रूड पड़ा हुआ है। Q1 के तो चांसेस यहां पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस माइनस में नहीं है, लेकिन होगा क्या, वो मार्केट ही तय करेगी। इसके अलावा भी समझ लें तो एक और पॉइंट है, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत का राजकोषीय बोझ भी बढ़ जाएगा, सरकारी खर्चों पर दबाव पड़ सकता है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ बंद होता है तो भारत को तेल और गैस की आपूर्ति में कमी का सामना कर पड़ना सकता है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो ये पॉइंट यहां पर
माइनस में निकल करके आ रहे हैं अगर ऐसा होता है। और अगर क्रूड यहाँ पर नहीं बढ़ता, एक पॉइंट यहाँ पर और भी था, वो शायद नहीं रहा, तो गोल्डमैन सैक्स द्वारा यहाँ पर एक अपडेट देखने के लिए मिली थी। उनके द्वारा यहाँ पर कहना था कि $110 तक भी जा सकता है। इंडियन ऑयल से भारत पेट्रोलियम तक तेल विपणन कंपनियों की जो Q1 की मजबूती है, क्या Q1 में उनको मजबूती क्यों मिल सकती है, क्या वो रीजंस हैं, Q1 के रिजल्ट्स क्यों अच्छे आ सकते हैं, तो शॉर्ट में समझेंगे। बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है, जो बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन, उच्च ईंधन विपणन प्रसार और स्थिर कच्चे तेल की कीमतें और LPG घाटे में कमी के कारण। यहाँ पर एक पॉइंट दिया जा रहा है कि उनके पक्ष में अब तक क्या काम कर रहा है। पिछले रिजल्ट से अब तक बात करें तो सिंगापुर सकल रिफाइनिंग मार्जिन, जो एशियाई रिफाइनरी के लिए एक बेंचमार्क है, 2026 की पहली तिमाही में औसतन $5.5 BBL रहा, जो Q4 में 3.1 BBL से अधिक है। और यह वित्त वर्ष 2024 की जो Q4 के उच्चतम स्तर को भी दर्शाता है और यह इनकम का एक प्रमुख चालक है। GRM में भी प्रत्येक $1 वृद्धि आमतौर पर तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को 14 से 16% तक बढ़ाती है और पेट्रोल और डीजल पर भी बढ़ते प्रसार से रिकवरी की सपोर्ट मिलती है। मेन पॉइंट पक्ष में क्या काम कर रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन में उछाल आता नजर आ रहा है, जो 14 से 16% तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि मार्केट के मार्जिन जो हैं वो मजबूत बने हुए हैं। मार्केटिंग मार्जिन यानी कि ईंधन विपणन मार्जिन मजबूत बना हुआ है। मार्जिन पिछली तिमाही में 6.30 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर पहली तिमाही में 9.3 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दैट मीन जो Q4 के रिजल्ट पहले रहे उसमें जो मार्जिन था वो 6.3 था, अब जो है फिलहाल 9.3 चलता नजर आ रहा है। और ईंधन मार्जिन पर भी 0.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से कंपनी के आधार पर ईबिटा में भी 7 से 11% की वृद्धि होती है। ईंधन मूल्य निर्धारण में और स्थिरता और मजबूत मांग ने कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से संभावित दबाव को कम करने की मदद की। तो ये तो दूसरा पॉइंट है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पक्ष में काम कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कच्चे तेल की कीमत की स्थिरता और इन्वेंट्री घाटे को सीमित कर डाला। मार्च में जो क्वार्टर तिमाही के कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $70 प्रति बैरल से गिरकर जून में $67 प्रति बैरल हो गई, जो कि हमने देखा मौजूदा कीमतें $75 के करीब हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के औसत $81 प्रति बैरल से नीचे है। ICICI सिक्योरिटीज के प्रोबल सैन के अनुसार इस कच्चे तेल का जो प्रबंधीय हो जाता है और इन्वेंट्री का नुकसान न्यूनतम हो जाता है, यहां तक कि $1 प्रति बैरल की वृद्धि भी खुदरा मार्जिन पर भी 0.52 रुपए का लीटर का असर डालती है, फिर भी वे ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं। मेन पॉइंट समझे तो कच्चे तेल की कीमतों की बात कही जा रही है, जो कि लगभग Q4 के रिजल्ट्स के बाद काफी समय तक 70 से और 75 से नीचे रहे। ऑल ओवर इस अपडेट में $81 के बैरल के नीचे ही देखने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस मिल रहे हैं। और जो एनालिसिस का कहना है तो उनका भी यही कहना है कि ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं, क्योंकि 0.53 प्रति लीटर का असर डालती हैं खुदरा मार्जिन पर। यहाँ पर एक वृद्धि की बात कही गई है। और वहीं पर LPG अंडर रिकवरी भी कमी आई है। चौथी तिमाही में 247 रुपए प्रति सिलेंडर थी और इस तिमाही में घटकर 177 रुपए हो गई, जो वर्तमान में 151 रुपए से और कम है। यानी कि ऐसे घरेलू मूल्य में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भी 12-13% की गिरावट के कारण हुआ। दैट मीन LPG घाटे में भी कमी से प्रॉफिटेबिलिटी में मदद मिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यहाँ पर और इंडियन ऑयल के लिए स्पेशल काम करते नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं भू राजनीति क्या है। मध्य पूर्व में तनाव है, खासतौर में इजराइल ईरान के बीच, और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का कारण भी बना है। और पिछले संघर्षों ने भी महत्वपूर्ण जो हुर्मुज़ जलभूमध्य के माध्यम से व्यवधान दिखाया है। और बाजार वास्तविक ये एक रास्ता है जहां से कच्चा तेल आता है। बाजार वास्तविक कमी के बजाय अनिश्चितता के मूल्य निर्धारित जारी रखते हैं। कच्चे तेल की जो आपूर्ति पर प्रभाव के किसी भी संकेत के लिए कुछ हफ्तों में हुर्मुज़
जो हुमुर्ज है जल्द मरुमध्य में क्या होता है इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इससे कच्चे तेल की कीमतों की दिशा तय होगी। यानी कि अगर कोई रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते से ऑयल मंगवाया जाता है, कच्चा तेल, तो दैट मीन इन्वेंट्री यहाँ पर काफ़ी सारे घाटे होंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, शिपमेंट कॉस्ट आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और वहीं पर अगर आउटलुक की बात करें मेन पॉइंट की, तो भू राजनीतिक शोर के बावजूद वातावरण जो है तेल विपणन कंपनियों के तो बढ़िया ही बना हुआ है। ठोस रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन, एलपीजी घाटे में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में भी प्रबंधन के साथ जून में समाहत तिमाही में भारत के तेल खुदरा विक्रेताओं के लिए भी मजबूत तिमाहियों में से एक हो सकती है। तो एक एक्सपेक्टेशंस, एक उम्मीद, इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि हो सकता है Q1 में काफी अच्छा सिनेरियो बनता नजर आए। लेकिन होगा क्या, वो तो मार्केट ही तय करेगी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो साथ में कंपोनेंट्स हैं या कहीं ओपोनेंट्स हैं या पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर सपोर्टिव हैं फिलहाल देखने के लिए। इसके बाद इंडियन ऑयल पर ही डिस्कशन रहेगा और वीडियो के एंड पर कुछ डिविडेंड और बोनस शेयर्स की बात करेंगे। तो जेएम फाइनेंशियल ने सेल की रेटिंग दी है इंडियन ऑयल पर, टारगेट प्राइस दिए हैं 130 के। दैट मीन फिलहाल स्टॉक 138 के करीब ट्रेड करता हमें नजर आ रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 140 के करीब, तो उसके अकॉर्डिंग 130 के टारगेट दिए हैं, यानी कि कुछ परसेंट यहाँ से नीचे। और काफ़ी सारे एनालिसिस द्वारा जो टारगेट्स दिए जाते हैं इंडियन ऑयल पर, वो करीब करीब फिलहाल पिछले एक महीने में या 15 दिन में जो दिए गए हैं, करीब करीब स्टॉप लॉस भी सभी ने 132 के करीब ही बताया है। सो ये लेवल मेरे को लगता है काफ़ी अहम है, जो बार बार सामने आता नज़र आता है। तो हो सकता है स्टॉक एक बार इन लेवल्स के करीब आकर के इन लेवल्स को रीटेस्ट करे। अगर मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे रहते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर अगर ये लेवल्स ब्रेकडाउन होते हैं और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 2 दिन, तो दैट मीन कहीं ना कहीं गिरावट का संकेत हो सकता है। ऐसा मेरा निजी विचार है। होगा या नहीं वो बाद की बात है, वो एक अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, LIC ने काफ़ी अच्छा स्टेक स्टॉक में बनाया हुआ है, प्लस ऑयल का और ONGC का भी स्टेक स्टॉक में बहुत अच्छा बना हुआ है। DI, FI ने भी होल्डिंग बना रखी है और रिटेल और अदर्स भी यहाँ पर इंडियन ऑयल पर फोकस्ड है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स DI, FI, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स जो हैं LIC तक, ONGC तक यहाँ पर जो है स्टेक बना करके बैठे हुए हैं। और फिर कंपनी ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है। ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर पा रही है। NTPC ग्रीन के साथ भी 650 मेगावाट का क्लोग रिन्यूएबल पावर का एक JV होता नजर आया। और तो और ग्रीन सब्सटायरी टेरा क्लीन लिमिटेड के साथ भी 5.3 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी इंस्टॉल करने की बात कही जा रही है। इसी के अलावा समझे तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है, क्योंकि 10,000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस के लिए सन मोबिलिटी के साथ कंपनी की पार्टनरशिप हो रखी है। और तो और कंपनी बायोफ्यूल्स में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। SAF कैपेसिटी 86.8 TMTP की बात कही जा रही है। कमीशनिंग करती LanzaJet कंपनी के साथ कोलैब हुआ था, पीछे हमने शेयर भी किया था। और तो और फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनता बस इसमें इंडिया की नज़र भारत की आ रहा है, जो कि कंपनी द्वारा बनाया गया है। सो इस तरह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस ग्रीन एनर्जी पर भी कर रही है। और नो डाउट कंपनी ने 4 से लेके 8 कोलैब देख पा रहे हैं आप, नए जो कोलैब कंपनी के रहे हैं, जो हाल फिलहाल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे ग्रीन एनर्जी के लिए अच्छे कोलैब किए हुए हैं, जो कि फिलहाल अभी कंटिन्यूसली लगभग चलते नज़र आ रहे हैं। सो एक अच्छा सिनेरियो जो है फिलहाल बना हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियां घरेलू उपयोग के लिए $600 मिलियन मूल्य के टैंकर मंगवा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस वर्ष के अंत में मध्यम दूरी के टैंकरों के लिए संयुक्त रूप से निविदा जारी करने की योजना बना रहे हैं। सारा जो अपडेट है वो इंडियन ऑयल का ही रहेगा, लेकिन इसमें यही अपडेट जो है वो HPCL और BPCL के लिए। वहीं पर साथ में भारत की जो सरकारी रिफाइनरियां हैं देश भर में ईंधन के परिवहन के लिए 10 घरेलू निर्माता जहाजों का ऑर्डर देने की योजना बना रही है, क्योंकि सरकार जहाज निर्माण उद्योग के विस्तार की अपनी महत्वाकांक्षा को आगे भी बढ़ा रही। मामले से परिचित लोगों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL इस साल के अंत में मध्यम श्रेणी के टैंकरों के लिए संयुक्त रूप से निविदा जारी करने की योजना बना रही है, जिन्होंने पहचान न बताने का अनुरोध किया, क्योंकि जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा है कि $600 मिलियन तक का प्रस्ताव हो सकता है और 2028 तक
डिलीवरी शुरू करने की आवश्यकता होगी। तो बड़ी अपडेट्स हमें आती नजर आ रही हैं। पीएसयू तेल गैस शेयरों पर काफी अच्छा सिनेरियो जो है देखने के लिए मिला, और वहीं पर अगर समझें तो दक्षिण एशिया राष्ट्र अपनी घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में जहाजों को ऊर्जा, व्यापार, रक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक संसाधनों के रूप में देखा जा रहा है, और भारत के पास भी वर्तमान में कम से कम 40 यार्ड हैं, और केवल 4 यार्ड ही ऐसे हैं जो मध्यम दूरी के टैंकरों से बड़े जहाज बनाने की क्षमता रखते हैं। और तो और बीपीसीएल एचपीसीएल ने टिप्पणी मांगने पर ईमेल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मध्यम श्रेणी के टैंकर यानी कि 50,000 से 60,000 डेडवेट टन की रेंज में होंगे, और टेंडर में प्रत्येक जहाज की कीमत 55 से 60 मिलियन डॉलर हो सकती है। और लोगों ने कहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास 6 जहाज होने की उम्मीद है, जबकि बीपीसीएल एचपीसीएल के पास 2-2 जहाज होंगे। दैट मीन कंपनियों ने ऑलरेडी यहां पर एक बड़ा सिनेरियो जो है दिखा ही दिया है कि काफी अच्छी 2 अपडेट्स हैं, और जिसकी वजह से इंडियन ऑयल में आज हमें एक अच्छी रैली भी आती नजर आई है। इसके अलावा भी कुछ एनालिसिस हैं। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश, एलएमएससी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और रैली गियर ब्रोकिंग के जीत मिश्रा एनडीटी प्रॉफिट के साथ जो कि है अपने विचार साझा करते नजर आए हैं। इंडियन ऑयल की बात कर ले तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर कुछ बढ़ते नजर आए, और सौरभ जैन सजेशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल पर कि गुड, अच्छा है स्टॉक, होल्ड करिए फॉर शॉर्ट टर्म गेन। और वैल्यूएशंस भी स्टॉक की यहां पर लो है, जो कि मैं रेगुलर आपके साथ डिस्कस करता ही हूं अकॉर्डिंग टू पी रेशो, कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक फिलहाल महंगा नहीं देखने के लिए मिल रहा, और वही चीज इनके द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर इंडियन ऑयल दिसंबर तक अपनी पानीपत गुजरात रिफाइनरी का जो विस्तार है वो पूरा कर लेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ने मंडे को कहा कि तेल विपणन कंपनियां वित्त वर्ष 26 में लगभग $4 बिलियन का पूंजीगत व्यय करने की योजना बना रही हैं। बहुत बड़ी अमाउंट की बात जो है यहाँ पर करी जा रही है। जो वित्त वर्ष 25 में जो पूंजीगत व्यय था, जो निवेश था या पूंजीगत जब व्यय था, वो $3.71 बिलियन या कहें कि 31,000 करोड़ से अधिक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर निवेशकों के समक्ष जो प्रस्तुतिकरण आईओसीएल ने यह भी कहा है कि उसका लक्ष्य दिसंबर 2 प्रमुख रिफाइनरियां हैं उसको विस्तार परियोजनाओं को चालू करना है, जिसमें पानीपत रिफाइनरी में 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता विस्तार और संबंध परियोजनाएं शामिल है। तो कहने का मीन एक नई चीज जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जहां पर विस्तार किया जा रहा है क्षमता का। और हरियाणा के पानीपत में भी जो रिफाइनरी है, जिसको 2021 में मंजूरी मिली थी, जिसे इसकी 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता बढ़ाकर 25 MTPA हो जाएगी। और अगर कुल स्वीकृत की लागत की बात करें तो $4.5 बिलियन। पानीपत में भी परियोजना का लगभग 84% तो पूरा हो चुका है, जो ओडिशा के पारादीप के साथ साथ आईओसीएल की सबसे बड़ी परियोजना है। सो पारादीप रिफाइनरी में भी पैराजाइलिन यानी कि PXA और शुद्ध टेरिफेटिक एसिड यानी कि PTA संयंत्र भी स्थापित करने की चल रही परियोजना अप्रैल 2026 तक पूरी होने वाली है, जिसकी कुल लागत $1.63 बिलियन है। लगभग 89% काम पूरा हो चुका है। दैट मीन कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूसली इन चीजों पर की जा रही है, और ये जो प्रोजेक्ट हैं शुरू होने का भी समय बताया जा रहा है लगभग। मुद्रा बंदरगाह से पानीपत रिफाइनरी तक जो कच्चे तेल को ले जाने वाली एक नई पाइपलाइन भी दिसंबर तक पूरी होने वाली है। और गुजरात के वडोदरा में भी रिफाइनरी में आईओसीएल की पेट्रोकेमिकल और ल्यूब एकीकरण परियोजना भी दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 80% से अधिक पूर्ण हो चुकी इस परियोजना में क्षमता को जो वर्तमान है वो 13.7 MTPA से बढ़ाकर 18 MTPA करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी कुल लागत $2.23 बिलियन है। दैट मीन एक कुल मिलाकर के अगर सारे को जोड़े तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे सामने आ रही है, जो यहाँ पर धीरे धीरे की जा रही है। और तो और यहाँ पर समझें तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाती है तो उसका मतलब काफी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए जब कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है तो उससे कंपनी का काम ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा बढ़ने के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों में ही फर्क देखने के लिए मिल जाता है। आगे यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत मैटर करते हैं, और फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी मैटर करते हैं। इसके अलावा देखें तो आईओसीएल ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 26 के पूंजीगत व्यय का लगभग 50% तो रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं के लिए निर्धारित है, जैसे कि विपणन, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन का स्थान है। जो बाकी राशि बचेगी उसको उद्यमों और गैस में इक्विटी निवेश के लिए जाएगी। केयर एज की भी रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 25 के पहले जो 9 महीनों में कंपनी ने 28,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया,
जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय अनुमानित है। सो अगले 2 से 3 वर्षों में इसमें किस स्तर पर प्रति वर्ष 30-35 हजार करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होने की उम्मीद है। केयर की रिपोर्ट में ऐसा कहना है। सो काफी अच्छी अपडेट इंडियन ऑयल में हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर जल्दी से काम कंप्लीट होता है, जो भी डेट्स दी हुई हैं उस पर काम शुरू होता है, तो आगे चल के इंडियन ऑयल पर एक अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, देश की स्थितियां बहुत मैटर करती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत डिपेंड करते हैं, मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, सारी ही चीजें जो है देख के ही चलनी पड़ती हैं। तो आईबीए के साथ एक बड़ी कोलैबोरेशन होती नजर आई इंडियन ऑयल की, जहां पर डेवलप किया जाएगा बायो एनर्जी, बायो हाइड्रोजन सेक्टर। तो भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि उसने जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक बयान में कहा गया है कि सहयोग का उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच तालमेल के आधार पर जैव ऊर्जा क्षेत्र का विकास और विस्तार करना है। सहयोग में IOCL और IBA दोनों संस्थाएं आपसी पहल का सपोर्ट करती हैं और ज्ञान केंद्र भी बनाए जाएंगे और भारत में जैव ईंधन उद्योग को विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल जैसे संस्थान भी आवंटित करेंगे। मतलब कि फ्यूचर यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए मिल सकती हैं। दोनों पक्ष ज्ञान केंद्र विकसित करने के लिए विधायकों, व्यापार अधिकारियों, उद्योग जगत के लोगों और थिंक टैंकों के साथ सक्रिय रूप से बात भी करेंगे। एक पॉइंट और समझे तो IBA जो है यहाँ पर पहले से ही कई मंत्रालयों के साथ मिलकर बायोगैस, बायो CNG, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को सपोर्ट देने वाले नियम बनाने के लिए काम कर रहा है। सो बायोगैस विकास को गति देने के लिए यह साझेदारी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को सुगम भी बनाएगी और IOCL और IBA जैव ईंधन की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन तैयार करने और प्रस्तावित करने के लिए काम भी करेंगे। सो IBA के अध्यक्ष गौरव केडिया ने यह चीजें बताई हैं। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम के रूप में इंडियन ऑयल ने अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद इकाई स्थापित करने के लिए हाइड्रोजन की स्तरीय लागत को अंतिम रूप दिया है और परियोजना इंडियन ऑयल के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पहल होगी और दिसंबर 2027 तक चालू होने के लिए तैयार। ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी परिचालन में जो जीवाश्म व्युत्पन्न हाइड्रोजन है उसकी जगह लेंगे और कार्बन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती नजर आएगी और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अब चालू हो गया है और बहुत अच्छी बोलियां भी मिल रही हैं और निविदाएं और मूल्यांकन किया जा रहा है और 1-2 महीने के भीतर काम में सक्षम होंगे और 2 साल के भीतर पानीपत हरियाणा में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो जाएगा। सो भारत का उद्देश्य है हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ कार्बन तटस्थ भविष्य में योगदान देना और ऐतिहासिक परियोजना के साथ इंडियन ऑयल देश की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में अपने नेतृत्व को और मजबूत करेगा। सो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है जहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तक इन्वेस्टमेंट का कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पहले एक अपडेट आया था, मैंने तब यहाँ पर किया था, एक 2400 करोड़ वाला था, एक 1200 करोड़ वाला था। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपए कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया। CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है, और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदी की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। होप सो आपको ये सब। इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से मतलब सूचित कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने AGM में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास
हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144 और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपये होगा, 65। और अगर इस स्तर को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपये होगा HPCL के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो एक महीने में 60% की तेजी। अब कंपनी ने दिया एक पर एक बोनस शेयर का तोहफा। तो भारतीय कंपनी है जो एनर्जी और बिजली के कामों में जुड़े बिजनेस को करती है। कंपनी विभिन्न प्रकार के तारों और केबलों को बनाती है और कंपनी 1986 में जयपुर राजस्थान में स्थापित हुई थी और अब यह भारत और विदेशों में अपनी उत्पादों की सप्लाई भी करती है। डायनामिक केबल्स ने किया बोनस शेयर का ऐलान। शेयर धारकों को मिलेगा 1.1 बोनस, यानी कि डायनामिक केबल्स लिमिटेड जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, अपने शेयर धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 1 बोनस देने का शेयर ऐलान किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में यह फैसला लिया गया। बोनस शेयर इशू कंपनी अपने हर मौजूदा एक शेयर पर एक शेयर फ्री में देती यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि जिसके पास 100 शेयर हैं उनको 100 और मुफ्त मिलेंगे। यह बोनस शेयर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व से जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। बोनस शेयर क्रेडिट कंपनी का लक्ष्य है कि 29 जुलाई 2025 तक बोनस शेयर धारकों के डीमैट अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। शेयर कैपिटल में भी इजाफा होगा और इस फैसले के तहत कंपनी ने अपनी अधिकतर पूंजी को भी 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे भविष्य में भी शेयर धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए पूंजी जुटाई जा सके। मौजूदा और नए शेयरों का ब्यौरा। बोनस से पहले शेयर पूंजी 24.22 करोड़, बोनस के बाद शेयर पूंजी 48.45 करोड़, यानी कि 4.84 करोड़ शेयर और पहले 2.42 करोड़ शेयर हो जाएंगे। और वहीं पर पिछले एक महीने में 59% भागा है ये स्टॉक और पिछले एक साल में 64% के करीब रिटर्न रहे हैं शेयर डायनामिक केबल्स लिमिटेड में। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। FI, DI दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग भी कहीं ना कहीं बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का भी एक जंप देखने के लिए मिल रहा है और पब्लिक ने भी काफी अच्छा रहा। तो चलिए एक बार फिर बोनस पर बात करते हैं। 1 पर 7 बोनस शेयर डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। रिकॉर्ड डेट का ऐलान होता हुआ नजर आया। कंपनी का नाम है शाइन फैशंस। तो टेक्सटाइल सेक्टर की ये कंपनी है। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने यहाँ पर कई ऐलान किए हैं। बोनस शेयर और डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान किया है और शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को भी मिला है। 3% की ज्यादा सी बढ़त देखने के लिए मिली कंपनी की। फ्राइडे की जो बात करें और 6 जून की, यानी कि तो कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि उसने बोनस इशू के लिए 4 जुलाई की, यानी कि अगले महीने की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई की तय हुई है। निवेशकों के पास मौजूदा 5 रुपए के फेस वैल्यू, हर शेयर पर 5 रुपए के फेस वैल्यू पर 7 बोनस शेयर देने जा रही है, यानी कि बोनस के पास निवेशक के हर शेयर बढ़कर कुल 8 शेयर हो जाएंगे। और इसके साथ ही कंपनी ने शुक्रवार यानी कि 4 जुलाई को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है, जहां पर 0.12.5 मतलब कि 0.125 रुपए का जो डिविडेंड है यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और तो और कंपनी का मार्च तिमाही का मुनाफा भी 40% बढ़कर 47 करोड़ तक पहुंच गया है। और यहाँ पर जो फीसदी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंपनी का 5% बढ़ा है। मार्जिन में भी सुधार देखने को मिले। फिलहाल कंपनी 378 के स्तर पर है, जो एक साल पहले 180 के स्तर से नीचे था। जो कंपनी ने इसी साल मार्च में 449 का साल उच्चतम स्तर भी बनाया है और पिछले साल जुलाई में स्टॉक 168 के साल के निचले स्तर पर भी देखने के लिए मिला, लेकिन एक साल में 100% से ज्यादा का स्टॉक बढ़ चुका है।
लेकिन 2 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर अवेयर कर दूं कि सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन के आधार पर ही निवेश का फैसला नहीं लिया जाता। कंपनी अपने कारोबारी मजबूती, शेयर का भाव निवेश के पीछे की मुख्य वजह होता है और निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले कंपनी और शेयर पर नजर डालें और फिर सोच समझ कर ही फैसला लें, ऐसा CNBC 18 द्वारा, TV 18 द्वारा यहाँ पर कहना है। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, वो ये है कि DI और FI का स्टेक स्टॉक में नहीं बना हुआ। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी कोई बड़ा जंप नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक में बनी हुई है, पब्लिक ने ही लगभग स्टेक जो है बनाया हो। तो वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो है एक सिनेरियो फॉलो किया जाना चाहिए कि प्रॉपर मतलब जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, है ना, वो चीज़ है, या फिर खुद स्टडी जरूर किया करें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बोनस और स्प्लिट शेयर के बारे में। एक के बदले मिलेंगे 15 शेयर और इस कंपनी ने किया बोनस के साथ स्प्लिट का ऐलान। GTV इंजीनियरिंग कंपनी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कंपनी एक के बदले 15 शेयर देती नजर आ सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट की कंपनी GTV इंजीनियरिंग शनिवार को बैठक में नतीजों की जानकारी के साथ शेयर बाजार के साथ साझा की। बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट दोनों का ऐलान एक साथ किया। BSE पर X ग्रुप का हिस्सा है और ASM स्टेज 1 में भी शामिल है। सो फ्राइडे के दिन भी 2% की बढ़त के साथ स्टॉक बंद हुआ। स्टॉक पिछले साल अक्टूबर के अपने निचले स्तर से 170% बढ़ चुका है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी के मुताबिक शनिवार 7 जून को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी के बोर्ड ने कई प्रस्तावों पर विचार और मंजूरी दी, जहां पर हमें बोनस और स्प्लिट दोनों की ही मंजूरी देखने के लिए मिलती है, जो बोर्ड द्वारा दी गई है। इसके तहत 10 के जो फेस वैल्यू वाला शेयर है 2 रुपए के फेस वैल्यू में बन जाएगा, यानी कि हर शेयर 5 शेयर में बंट जाएगा, यानी कि आपका एक शेयर 5 शेयर में हो जाएगा। और उसी के बाद कंपनी साथ ही बोर्ड ने 2.1 के रेशो से बोनस को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी बोनस और स्प्लिट लागू होने के बाद निवेशकों के पास एक स्टॉक पर 15 स्टॉक में बदल जाएगा। पहले एक स्टॉक 5 स्टॉक में बदलेगा, फिर उन 5 स्टॉक पर 10 बोनस शेयर जारी होंगे, यानी कि कुल 15 शेयर हो जाएंगे। डिविडेंड और बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट का ऐलान आने वाले समय में किया जाएगा। देखा जाए तो बोनस और डिविडेंड नहीं, यहाँ पर स्प्लिट की बात कही जा रही है। और इसी के साथ इन फैसलों को लागू करने से पहले शेयर धारकों की मंजूरी ली जाएगी, जो कि AGM की मीटिंग में शेयर धारकों के फैसलों के अधीन है। लेकिन वहीं पर अगर इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक है और प्रमोटर का स्टेक है। FII का स्टेक 0.06% बना था दिसंबर तक, लेकिन मार्च क्वार्टर में वो भी नील होता नजर आया। कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में जंप आया। सो ऑल ओवर देखा जाए तो FII DI दोनों ही स्टॉक पर इन्वेस्टेड फिलहाल नहीं है, जो कि एक अच्छी बात तो पर्सनली नहीं है कि हाँ कहें कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि FII DI दोनों इंटरेस्टेड है स्टॉक में, तो ऐसा अभी नहीं है। बाकी स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से स्टॉक में जो भी डिसीजन ले सकते हैं।